आज ब्रिटिश कॉमन सभा की समिति प्रणाली के विषय में अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में राज्य द्वारा लोक कल्याणकारी अवधारणा को अपनाने से राज्य के कार्य चित्र में वृद्धि हो गई है, जिसके कारण कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है। इसलिए कानून निर्माण के कार्य में वृद्धि और कार्य की जटिलता को दूर करने के लिए लगभग सभी देशों में समिति प्रणाली को अपनाया गया है। समिति प्रणाली का विकास ब्रिटेन में रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ। वर्तमान में विश्व के सभी देशों द्वारा समिति प्रणाली को अपना लिया है। कानून निर्माण के क्षेत्र में समितियों के द्वारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कि कानून निर्माण के क्षेत्र में समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है, वो कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है। कॉमन सभा का आकार बड़ा होने से व समय का अभाव होने के कारण विधेयकों पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हो पाती। समितियां आकार में छोटी होती हैं, इसलिए समितियों द्वारा सुचारू रूप से विधेयकों के पक्ष तथा विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया जा सकता है। सदन में विधेयकों पर उतने विस्तार पूर्वक विचार नहीं किया जा सकता जितना विस्तार से समितियों में किया जाता है। समितियों में संबंधित विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए वे अपने अनुभव व ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण करते हैं, श्रेष्ठ कानून बना सकते हैं। सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वे सभी विधेयकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकें। लोक कल्याणकारी कार्य करने के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में कानूनों का निर्माण किया जाता है, इसलिए संसद यह कार्य समितियों को सौंप देती है, जिससे सदन का कार्यभार कम हो जाता है, सदन का समय बच जाता है। इस प्रकार समितियों द्वारा कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। उनके द्वारा कानून की बारीकियों पर तर्क वितर्क किया जाता है और श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण किया जाता है। ब्रिटिश कॉमन सभा में 5 प्रकार की समितियां हैं। वो 5 प्रकार की समितियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो समिति हैं संपूर्ण सदन की समिति, स्थायी समितियां जिसे स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं, प्रवर समितियां, सत्रीय प्रवर समितियां और निजी विधेयक समितियां। इस प्रकार ब्रिटिश कॉमन सभा की 5 प्रकार की समितियां हैं। अब हम संपूर्ण सदन की समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या है? कॉमन सभा की संपूर्ण सदन समिति में सदन के सभी सदस्य होते हैं। कि कॉमन सभा की जो संपूर्ण सदन समिति है उसमें सदन के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन कॉमन सभा व इस समिति में भिन्नता है, भेद है। वो क्या है इसके बारे में देखें। कि कॉमन सभा की बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर करता है, लेकिन कॉमन सभा जब संपूर्ण सदन की समिति के रूप में बैठती है तो समिति की अध्यक्षता कॉमन सभा का स्पीकर नहीं करता, वरन समिति का अपना अलग अध्यक्ष होता है। समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति स्वयं करती है। एक तो ये अंतर था। और आगे देखें तो संपूर्ण सदन की समिति का अध्यक्ष या चेयरमैन
स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठता। जब संपूर्ण सदन की बैठक की समिति की बैठक होती है तब अन्य कुर्सी पर बैठता है। जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में बैठता है तो उसके नियम कॉमन सभा के नियमों की तुलना में उदार व लचीले हो जाते हैं, जिससे कि संबंधित विषय पर पूर्ण वाद विवाद किया जा सके। कोई भी सदस्य एक से अधिक बार एक ही प्रश्न या विषय पर बोल सकता है। समिति की बैठकों में अनुशासन व कार्यविधि के कठोर प्रतिबंध न होने से विधेयकों के सभी बिंदुओं पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में बहुमत दल संपूर्ण सदन की समिति में हावी रहता है। संपूर्ण सदन की समिति के द्वारा मुख्यतः वित्त विधेयकों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों, अस्थायी आदेशों की पुष्टि करने वाले विधेयक और जिन विधेयकों को शीघ्र पारित करने की आवश्यकता हो, उच्च कोटि के वैधानिक महत्व वाले विधेयक पर विचार किया जाता है। अगली कमेटी है स्थायी समितियां या स्टैंडिंग कमेटी। कॉमन सभा में 5 स्थायी समितियां हैं तथा लॉर्ड सभा में केवल एक स्थायी समिति। 4 समितियों के नाम ए, बी, सी और डी है या के, खे, गे, ए तथा ए स्कॉटिश मामलों की स्थायी समिति है। प्रत्येक समिति में लगभग 20 स्थायी सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त समिति में लगभग 20-25 सदस्यों को प्रत्येक विधेयक पर विचार करने के लिए समिति में शामिल कर दिया जाता है। द्वितीय वाचन के पश्चात साधारण विधेयक किसी न किसी स्थायी समिति के पास स्पीकर द्वारा निर्धारित परंपराओं के आधार पर भेज दिया जाता है। स्कॉटिश स्थायी समिति के पास स्कॉटलैंड से संबंधित मामलों के विधेयक भेजे जाते हैं। स्थायी समितियों के सदस्यों की नामजदगी एक चयन समिति द्वारा की जाती है। चयन समिति में 11 सदस्य होते हैं। समिति के सदस्य सदन में विभिन्न दलों के अनुपात के अनुसार रहती है। तो उसकी स्थायी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है। स्थायी समितियां किसी विधेयक जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उस विधेयक को रद्द नहीं कर सकती। कौन? स्थायी समिति। स्थायी समिति द्वारा किए गए संशोधन पर विचार करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती है, सदन में रखती है। कॉमन सभा समिति द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है। एक कॉमन सभा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सदन द्वारा प्राय समिति की सिफारिश को मान ली जाती है, क्योंकि जो समिति जो सिफारिश करती है उसमें विशेषज्ञ होते हैं और जो वो सुझाव देते हैं इस पर उनको सदन प्राय स्वीकार कर लेता है। अगली समिति है प्रवर समितियाँ। ये समितियाँ ऐसे विधेयकों पर विचार करने के लिए बनाई जाती हैं जो विधेयक महत्वपूर्ण हो या उनका विषय एकदम नया हो। अर्थात ये समिति महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए बनाई जाती है या कोई ऐसा विषय हो जो एकदम नया हो उसके लिए बनाई जाती है। प्रत्येक प्रवर समिति में प्राय 5 सदस्य होते हैं। समिति के सदस्य विषय के विशेषज्ञ होते हैं। विधेयक के द्वितीय वाचन के बाद सदन का कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है कि विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाए और प्रवर समिति सदन द्वारा सौंपे गए विषय की छानबीन और परीक्षण करके वह अपनी
रिपोर्ट सदन को देती है, कॉमन सभा को देती है। लेकिन इन रिपोर्ट को स्वीकार करना या न करना सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से ट्रेवर समिति की रिपोर्ट को सदन बहुत अधिक महत्व देता है। अपना कार्य पूरा करने के बाद ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। अगली हैं सक्रिय प्रवर समितियां। कुछ प्रवर समितियां प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में संपूर्ण सत्र के लिए बनाई जाती हैं, जिनमें चयन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अनुमान समिति, विशेषाधिकार समिति, परिनियम व्यवस्थापन समिति है। इन समितियों में सबसे प्रमुख चयन समिति होती है। चयन समिति के सदस्यों की संख्या 11 होती है। अगली है निजी विधेयक समिति। निजी विधेयक समितियां निजी विधेयकों पर ही विचार करने का कार्य करती है। समिति निजी विधेयक से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों, संस्थाओं की समिति है। समिति सभी बातों पर विचार करके पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपना प्रतिवेदन तैयार करती है। यद्यपि सदन समिति का प्रतिवेदन स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। निजी विधेयक समितियां एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करती हैं। कभी कभी दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति किसी विशेष प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की जा सकती है। इस प्रकार से आज हमने कॉमन सभा की समितियों के बारे में अध्ययन किया।